गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जैसा कि पॉलिटी इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसको हम लोग ज्योग्राफी के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग का नया विषय क्या होगा? ज्योग्राफी। ठीक है, यानी भूगोल। ठीक, तो भूगोल में हम लोग बच्चों भूगोल का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, डिफिनेशन। जैसे मैंने जब पॉलिटी शुरू किया था तो पॉलिटी में आप लोग याद करिए, मैंने आप लोग को डिफिनेशन से स्टार्ट किया था पॉलिटी। ठीक है, संविधान जब मैंने पढ़ाया था तो डिफिनेशन से मैंने संविधान स्टार्ट किया था। तो कोई भी विषय हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? डिफिनेशन से होता है। वो अलग बात है कि डिफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बट यहाँ पे जो डिफिनेशन होगा बच्चों ज्योग्राफी का, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि इस डिफिनेशन को आपको जानना है और इस डिफिनेशन से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। संविधान के डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता, मगर यहाँ पे ज्योग्राफी के डिफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग बच्चों अपने चैप्टर में। और तो सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा ज्योग्राफी वगैरह, सॉरी, डिफिनेशन वगैरह, और उसके बाद से हम लोग सोलर सिस्टम को देखेंगे। ठीक, बिग बैंग थियरी वगैरह ये सब देखा जाएगा, आकाशगंगा वगैरह। ठीक, और आ जाएंगे हम लोग फिर सौरमंडल में। ठीक, चलिए, तो हम लोग पहले एक बात यहाँ जान ले बच्चों। हम लोग इस ज्योग्राफी को तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ये तीन पार्ट कौन होगा? तो यहाँ अगर बच्चों मैंने लिखा भूगोल, भूगोल, तो भूगोल को हम लोग बच्चों तीन पार्ट में बांटेंगे। और ये तीन पार्ट क्या होगा? तीन पार्ट ये, पहला तो हो जाएगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल, तो विश्व भूगोल में बच्चों जो विश्व के अलग अलग देश हैं, ठीक है, अलग अलग देश हैं, उनका लोकेशन क्या है वगैरह वगैरह, ये सब आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वर्ल्ड में, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसी को लेके चलूंगा, तो जो आपका सिलेबस है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो विश्व भूगोल दूसरा हम लोग का होगा बच्चों भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और थर्ड हम लोग का होगा आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। तो ये तीन टाइप से हम लोग भूगोल को देखा जाएगा। तो हम लोग का जो सबसे पहला चरण होगा वो विश्व भूगोल का होगा, विश्व भूगोल का। तो विश्व भूगोल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चल, तो सबसे पहले आएंगे हम लोग डिफिनेशन में। ठीक है, डिफिनेशन में, तो डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों भूगोल पोस्ट में ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी की परिभाषा, ज्योग्राफी की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल की परिभाषा देखें हम लोग, तो बच्चों कहा जाता है कि भूगोल जो है ये दो ग्रीक शब्द, ठीक है, दो ग्रीक शब्द, तो यूरोप महाद्वीप में है ग्रीक, ठीक है, जहां जिसको हम यूनान भी कहते हैं, जहां का सिकंदर था। ठीक है, तो दो ग्रीक शब्दों जिसको हम कहते हैं, एक जियो और दूसरा होता है बच्चों ग्रेफो, ग्रेफो। तो दो ग्रीक शब्दों जियो और ग्रेफो से मिलके बना है। ठीक है, तो जियो और ग्रेफो से मिलके बना हुआ है ज्योग्राफी। इसमें अब जियो का अर्थ क्या होगा? जियो का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी। और ग्रेफो का अर्थ यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अर्थ होगा अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। तो जियो और ग्रेफो, अगर इन दोनों को बच्चों यहाँ पे ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद जो एक छोटी सी परिभाषा हमारे सामने आती है, वो परिभाषा क्या आता है सामने हमारे? कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए ज्योग्राफी का डिफिनेशन, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है बच्चों? भूगोल है, भूगोल है।
तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। ठीक, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, इस बात को बच्चों ध्यान में रखो, क्या कि यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसा हम जानते हैं कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी जियो और ग्राफो जियो और ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जियो और ग्राफो शब्द निम्नलिखित में किस भाषा के शब्द हैं? ठीक, अब यहां आप लोग को देखो ऑप्शन देगा, ऑप्शन लैटिन अमेरिकी, ठीक है, लैटिन अमेरिकी, दूसरा आपको देगा अंग्रेजी, तीसरा आपको देगा हिब्रू हिब्रू और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन आपको देगा ग्रीक ग्रीक। ठीक है, तो आप अब आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ आंसर क्या हुआ? ग्रीक। तो ग्रीक भाषा जो है उसी से बना हुआ है जियो और ग्राफो। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी। ठीक, अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे और एक बात पूछ सकता है। अब और एक बात क्या पूछेगा? ये जो ज्योग्राफी है, तो अब कहेगा कि ज्योग्राफी जो जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है, तो जियो का अर्थ निम्नलिखित में क्या होगा? अब वो आपको चार ऑप्शन देगा, तो निम्नलिखित में क्या होगा? ठीक, तो आपको यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और यही बात अगर ग्राफो से पूछा तो ग्राफो का अर्थ क्या हो गया? अध्ययन। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक, अब एक व्यक्ति है भूगोलवेत्ता जिसका नाम है स्ट्रैबो। ठीक है, जिसका नाम है बच्चों स्ट्रैबो। ठीक, अब स्ट्रैबो का यहाँ पे एक कथन है, स्ट्रैबो का यहाँ पे एक कथन है। कथन क्या? वो भी परिभाषा को लेके है। अब स्ट्रैबो का कथन क्या है, इसको अगर समझें हम, तो देखो स्ट्रैबो ने भी क्या किया है? स्ट्रैबो ने भी ज्योग्राफी यानी भूगोल की परिभाषा बताया है, और इसका जो परिभाषा है वो थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉड है। अब क्या है? अब देखो, बात करें अगर हम लोग, एक मिनट, ठीक है, तो बात करें तो अब यहां देखो, यहां लिखेंगे स्ट्रैबो स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार। अब स्ट्रैबो के अनुसार क्या? अब स्ट्रैबो के अनुसार हमको देखना है भूगोल की परिभाषा। तो देखो स्ट्रैबो ने क्या कहा है, मैं उस बात को अभी लिख भी दूंगा। स्ट्रैबो ने कहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके तहत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा इस पृथ्वी पर नदी, झील, पर्वत, पठार आदि का अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल है। तो अब ये डिफिनेशन लिख देगा, और लिखने के बाद आपको ऑप्शन देगा। ठीक, चार ऑप्शन देगा, पूछेगा यह परिभाषा निम्नलिखित में किसने बताया है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन सी अरस्तु, और ऑप्शन डी स्ट्रैबो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर दे देना है आसानी से। ये परिभाषा किसने बताया है? स्ट्रैबो ने बताया। तो यही बात बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल स्थलमंडल तथा तथा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल।
वायुमंडल एवं इस पर नहीं, एवं पृथ्वी पर उपस्थित नदी, झील, वन आदि का अध्ययन करना ही भूगोल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ हम लोगों से क्वेश्चन अगले पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में हम लोगों से अगला पूछा जाएगा कि भूगोल के पिता कौन है। ठीक है, भूगोल के पिता। तो बड़ा यहाँ पे कंट्राडिक्शन है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। भूगोल का पिता जब पूछता है तो ऑप्शन में इरेटोस्थनीज, हिकैटियस, दो नामों में समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी इंफॉर्मेशन में अगर आपको कहीं कोई आपत्ति या दिक्कत हो तो आप ये चेक किया करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सर्वाधिक किस आंसर को मान्य किया गया है। तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे तो सर्वाधिक मान्य उत्तर क्या है? आपका इरेटोस्थनीज। ठीक है, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं 10% में, ठीक है, जहां पे हिकेटियस को मान लिया है भूगोल का पिता। ठीक है, और कुछ किताबें भी भूगोल का पिता हिकेटियस को कह देते हैं। मगर यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि आपका सटीक आंसर यहाँ पे होगा ये कि भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। तथा कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना है। इरेटोस्थनीज क्यों भूगोल के पिता हैं? क्योंकि जीवन में पहली बार भूगोल शब्द का यूज किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। तो भूगोल शब्द का यूज किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। इसलिए इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। ठीक, ये बात बच्चों मैं यहाँ पे कवर करता हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, पॉइंट बना के बच्चों लिखेंगे कि इरेटोस्थनीज को को भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही मतलब बच्चों इरेटोस्थनीज, सर्वप्रथम इन्होंने ही भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक, अब बच्चों सेकंड पॉइंट यहां पे देखें हम, तो सेकंड पॉइंट, कुछ विद्वानों के अनुसार या कुछ विद्वानों ने, तो विद्वानों में बच्चों क्या? भूगोल के क्षेत्र का। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे
ये हम लोग का क्लियर कि कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं। अच्छा, अब इसमें बच्चों हम लोग अगर आगे बढ़ें तो अब देखो यहाँ तक की बातें लगभग हर बच्चों को पता होती हैं। थोड़ा सा अगर हम और एडवांस जाएं, ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से घुमाएगा और ऑप्शन देके जब पूछेगा तो आपको अगर ये बात मैं नहीं बताया रहूंगा जो बताने जा रहा हूं तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक, क्या जैसे अगर पूछा कि आधुनिक भूगोल का पिता निम्नलिखित में किसे कहते हैं, ठीक है, एडवांस ज्योग्राफी जो है इसका फादर कौन है, ठीक, तो आपको ऑप्शन देगा इरेटोस्थनीज भी, हिकेटियस भी, और इसके बाद एक नाम आपको देखने को मिलेगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अभी लिखूंगा मैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये भी एक नाम रहेगा। तो अब बच्चों देखो गलती क्या होगी, गलती आपसे ये होगा कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे नहीं, ठीक है, वो पूछा क्या, आधुनिक भूगोल का पिता, और आपको हड़बड़ाहट में या ओवर कॉन्फिडेंस में आप भूगोल का पिता समझ के, ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिक कब लगा लोगे, जब आप देखोगे हिकेटियस इरेटोस्थनीज दोनों दिया है, तो जब आप देखो तो कहोगे हाँ सर ने बताया था हिकेटियस हो तो भी आंसर माने क्या है इरेटोस्थनीज, तो आप इरेटोस्थनीज जो है टिक कर देंगे। ठीक है, बचना होगा, शब्द क्या यूज हुआ, आधुनिक भूगोल, तो उसके पिता कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक, तो इसको लिखते हैं। आधुनिक भूगोल का आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हम्बोल्ट को हम्बोल्ट को माना जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात हम लोग की क्लियर। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों ये डेटा देखो जो है काफी अच्छा डेटा है और आपसे जो है ये डेटा पूछेगा भी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है दुनिया में पहली बार ये बात किसने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो ये बात दुनिया में पहली बार किसने बताया है पृथ्वी गोल है, तो ये बात बताया है अरस्तु ने। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं एरिस्टोटल, और ये बंदा जो है एरिस्टोटल, अब ये सोचो काफी मतलब जो है टैलेंटेड व्यक्ति, कई क्षेत्रों में इन्होंने कार्य कर रखा है। ठीक है, कई क्षेत्रों में कार्य कर रखा है, ज्योग्राफी के क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसके बाद से आप देखना जो विज्ञान है, विज्ञान में बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका काम है। विषय है मानविकी का, ठीक है, मानविकी का विषय समाजशास्त्र में भी इनका नाम आता है। पॉलिटिकल साइंस जो है, ठीक है, वहां भी इनका नाम आता है। ठीक है, तो ऐसे कई सेक्टरों में अरस्तु का नाम आता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बार ये किसने बोला कि पृथ्वी गोल है, तो बच्चों सुन के लग रहा होगा कि सर ये कोई सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग को सुन के यही लग रहा होगा कि सर ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि पृथ्वी गोल है, ये तो जो है कि कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। मगर सोचो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ये कि आज से 330 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज से जो है चले जाओ 2000 साल पहले। ठीक है, 2200-2300 साल पहले चले जाओ। अब बताओ जरा कि ये सोचो जरा कि क्यों अपने आप में ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, एक मिनट, क्यों गोल है, तो सुन के लग रहा होगा कि सर कोई बहुत बड़ी बात तो बताया नहीं, मगर बहुत बड़ी बात है। क्यों? आज ना हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर लिए हैं, और उन्नति करके जो है
सैटेलाइट वगैरह सब जो है हम लोगों ने छोड़ रखा है, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह सब बन गए हैं, रॉकेट वगैरह सब बन गए हैं, बट उस समय ऐसा कुछ बच्चों नहीं था। हम पृथ्वी से ऊपर जा नहीं सकते थे और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो जो हमें या किसी और मशीन को, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जो है भेज सके। तो अब ये बताओ कि क्या हम लोग जब पृथ्वी पे चलते हैं तो कहीं से क्या ये फील होता है क्या कि पृथ्वी गोल है? मतलब जा रहे हैं तो जाने के बाद क्या कुछ ऐसा आता है क्या कि ऐसे घूम गए, घूम के फिर जो है वापस फिर ऐसे, तो मतलब कुछ ये ऐसा सेफ हम लोग को कुछ दिखता है क्या? नहीं, चलते जाते हैं समतल हम लोग को मैदान मिलता जाता है, ठीक है, मगर पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है, गोल है। तो अब ये बात किसने बताया है? ये बात अरस्तु ने। अब अरस्तु ने कैसे ये बात बताया, ये इस बात का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है कि उन्होंने क्या सोच के ऐसे बताया होगा, ठीक है, इस बात का जवाब जो है एथेंटिक जो बात है वो जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। मगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो पूछा है कि सर्वप्रथम ये किसने बोला कि पृथ्वी जो है गोल है। अब ये बात हो गई। अच्छा, अब इसके बाद से अब इसके बाद से फिर जो है फिर यही एक बात और बोलेंगे। अब ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि हमारा जो सौर मंडल है उस सौर मंडल के केंद्र में, ठीक ना, सौर मंडल के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। और अन्य ग्रह, उपग्रह और सूर्य भी ये क्या करता है? पृथ्वी का लगाता है चक्कर, जो कि गलत बात है, ठीक ना बच्चों, जो कि गलत बात है। मगर इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और फिर इन्हीं की बात को दोहराएगा, रिपीट करेगा कौन? टॉलेमी, जो एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थियरी। तो जियोसेंट्रिक थियरी के तहत टॉलेमी ने भी यह बताया कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य, अन्य ग्रह, उपग्रह पृथ्वी का लगाते हैं चक्कर। अब ये दो बंदे ऐसा क्यों सोचें? तो अब ऐसा सोचने का जो चक्कर है बच्चों, वो कभी कभी ये समझ में आता है, कभी कभी ये समझ में आता है कि जैसे अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि सामने, हम लोग के सामने जो है सूरज जो है उदित होता है। उदित होने के बाद जो है भोर में सूरज उगेगा, उगने के बाद फिर वो देखते हैं कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और फिर 1-1:30 बजे करीब हम देखते हैं सर पे हो गया, सर के पे होता है, फिर देखते हैं कि हम पीछे चला जाता है, ठीक है, पीछे चला जाएगा और पीछे चले जाने के बाद ये गायब हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार कुछ ये स्वरूप धारण कर रहा है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार स्वरूप धारण करने के कारण, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या, हम मतलब नहीं, वो अरस्तु की बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉलेमी की बात कर रहा हूं। तो ये लोग यही अंदाजा लगाएं कि पृथ्वी क्या है? केंद्र में है, ठीक है, और सूर्य चक्कर लगा रहा है किसका? पृथ्वी का। मगर इसका खंडन कॉपरनिकस करेगा। लगभग जो सन है वो 1415 के नियर अबाउट है, ठीक है, सन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 1415 के नियर अबाउट जो है सन है, तो उस समय कॉपरनिकस ये बात बताएगा, ठीक है, कि नहीं नहीं, टॉलेमी का जो जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है वो गलत है। भूकेंद्रीय सिद्धांत जो है वो गलत है। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र में कौन है? केंद्र में सूर्य है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी की तरह जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक है। तो ये कौन सी धारणा है? इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थियरी। तो हेलियोसेंट्रिक थियरी के तहत बताया किसने? कॉपरनिकस ने, कि ब्रह्मांड के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और ग्रह उपग्रह इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये इतनी बात बच्चों हम लोगों को यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। चलो, तो इन सारी बातों को हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो यहां बच्चों लिखते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम अरस्तु ने
ने यह यह बताया कि कि सौरमंडल के केंद्र में सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य, ग्रह एवं 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 उपग्रह उपग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। तो ये बात किसने बोला? अरस्तु ने, ठीक है। अब इसी में ये भी बात ऐड कर दें कि सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। एक बात इसी में और ऐड कर दें, जो कि बच्चों मैं पहले बता चुका, तथा यह भी बताया, यहां शब्द यूज करते हैं सर्वप्रथम, यह भी सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो ये बात भी जो है किसने बताया हुआ है? अरस्तु ने। अब जियोसेंट्रिक थियरी, हेलियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहां मैंने लिखा जियो सेंट्रिक अवधारणा, ठीक है। तो अब जियोसेंट्रिक अवधारणा ये क्या है? तो अब देखो बच्चों, मैंने अभी चर्चा कर दिया है इसका, ठीक है, कि इस सिद्धांत के तहत, टॉलेमी ने यह बताया, कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है एवं ग्रह, उपग्रह तथा सूर्य इसका चक्कर लगाता है। अब ये बच्चों आप लोग से क्वेश्चन भी पूछेगा क्या, कि जियो सेंट्रिक अवधारणा या जियो सेंट्रिक सिद्धांत जो है, थियरी जो है, ये किसने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? टॉलेमी, ठीक है, टॉलेमी। और हेलियोसेंट्रिक थियरी किसने दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस, ठीक है। चलो तो देखते हैं इस बात को भी। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, ठीक है,
हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब इसमें क्या है, अब लिखेंगे इस सिद्धांत के तहत, इस सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम 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 कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड शब्द नहीं यूज करेंगे, सौरमंडल, कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, ग्रह एवं उपग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थियरी। तो यहाँ आके बच्चों हम लोगों का जो कुछ ये बेसिक डेटा था वो हम लोग का डेटा खत्म होता है। ठीक है, और अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मांड जो है हमारा, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। तो ब्रह्मांड निर्माण को बच्चों लेके बहुत तरह की बच्चों थियरी है। ठीक है, बहुत तरह की थियरी है। उस थियरी में जो सबसे फेमस थियरी है बच्चों, उसको हम लोग जानते हैं बिग बैंग। ठीक है, उस थियरी को जानते हैं बच्चों बिग बैंग। तो अब बिग बैंग सिद्धांत हो सकता हो, शायद आपने सुना हो। तो बिग बैंग सिद्धांत का जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता कौन है और बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि किसने की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हम लोग अब इसी बिंदुओं पे जा रहे हैं चर्चा करने कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है और बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है, किसने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, किसने सर्वप्रथम दिया था। तो अब देखें तो बिग बैंग सिद्धांत बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत का जन्मदाता और बिग बैंग सिद्धांत है क्या, इसको हम लोग अभी नोट करेंगे। मगर सबसे अहम बात जो होगी वो अहम बात ये होगी कि इस बिग बैंग सिद्धांत का मतलब क्या है, किसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये बिग बैंग, तो आओ इस बात को बच्चों समझते हैं। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग हिंदी में इसका नाम है बच्चों महाविस्फोट। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, इसको हम लोग अब समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो बिग बैंग सिद्धांत को पहले समझते हैं। अब देखो, जैसे आपको जान के बिल्कुल बच्चों आश्चर्य होगा, बिल्कुल आश्चर्य होगा आपको कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड हमारा जो है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, आपका जो एक मोहल्ला होगा, आप मोहल्ले की कल्पना करो कि हमारा मोहल्ला कितना बड़ा, फिर उस मोहल्ले से थोड़ा सा आगे बढ़ो आपका जिला, कि आपका जिला कितना बड़ा है, फिर जिले से आगे बढ़ो तो फिर आपका राज्य उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, और फिर कई उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिलाने के बाद क्या निर्मित हुआ है हमारा देश,
और फिर कई देशों को जोड़ के क्या बना हुआ है, महाद्वीप। ठीक, अब सोचो महाद्वीप कितना बड़ा, और 7 महाद्वीपों को मिला के और समुद्र, ठीक है, उसको मिलाने के बाद निर्माण हुआ है किसका, हमारी पृथ्वी का। तो अब सोचो कितना बड़ा हो गया पृथ्वी। अब सुनना बच्चों, अब ऐसे ऐसे न जाने कितने पृथ्वी, ठीक है, एक सूर्य का लगाते हैं चक्कर, ठीक है, एक सूर्य का लगाते हैं चक्कर। तो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो फिर सोचो हमारा सूर्य कितना बड़ा होगा, जिसकी कल्पना करना थोड़ा हम लोग के लिए अभी मुश्किल हो रहा है। ठीक, अब इससे भी आगे बढ़ो कि पृथ्वी जैसे बड़े बड़े ग्रहों को, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, ठीक है, उतने बड़े बड़े ग्रहों को कौन नचा रहा है, सूर्य नचा रहा है अपने चारों तरफ। यानी कि सूर्य कितना बड़ा है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि सबको नचा रहा है। ठीक, अब ऐसे ऐसे ये जो सूर्य है ना, सुना होगा शब्द आप लोगों ने आकाश गंगा, गैलेक्सी। तो आकाश गंगा जो है, इस आकाश गंगा में जो सूर्य हैं इनका संख्या कितना है, ठीक है, तो कहते हैं कि इनका संख्या जो है 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा क्या है हमारे एक आकाश गंगा में, क्या सूर्य है। और जो हमारा ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा क्या है, आकाश गंगाएं हैं। तो अब कल्पना कर लो बच्चों कि कितना बड़ा होगा फिर हमारा ब्रह्मांड। कहीं कहीं तो डेटा ये भी है, 100 अरब भी बोलते हैं कि 100 अरब जो है सूर्य हैं, और फिर एक आकाशगंगा में और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा क्या है बच्चों, आकाशगंगाएं हैं। और इसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण। तो मैं ये बात बता क्यों रहा हूं, ये बात बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो अब अगर ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो आपको जान के आश्चर्य होगा क्या, कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, ये मात्र एक छोटे से बिंदु, ठीक है, ये मात्र एक इस छोटे से बिंदु में, ठीक है, ये छोटे से गोले में समाया हुआ था। ये जो मैंने साइज बनाया है ना बोर्ड पे, ये मैंने लगभग कह लो बड़ा बना दिया। कहा तो ऐसा जाता है कि चने का जो आकार होता है ना, चने का साइज, उतने बड़े बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाहित था। ये जो अभी तुम लोग को इमेजिन कराया हूं ना मैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये पूरा जो है इसी में समाहित था। और फिर कहते हैं कि अज्ञात कारणों से, ठीक है, अज्ञात कारणों से इसमें महाविस्फोट हुआ। और जब महाविस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद इसमें ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं के बाद से जो है निर्माण हुआ किसका, सूर्य का निर्माण हुआ। तो बच्चों एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ रख लो कि सूर्य और तारा दोनों का मतलब एक होता है, याद रखना। जो ऊपर आकाश में चमकते हुए तारों को देखते हो, स्टार्स, ठीक है, तो स्टार्स और सन में कोई डिफरेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। तो कहते सर जो है चमकता है, चमकता इसलिए है क्योंकि ये जो सूर्य है, सूर्य, इस सूर्य का निर्माण ही किससे हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जुड़ के ये बनाता क्या है, हीलियम, ठीक है। तो अब इसी हीलियम बनने की क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होता है, तो उसी से इसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो प्रकाश इसीलिए उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए सूर्य हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। अब वो कहोगे सर इतना छोटा छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखने का रीजन है वो हमसे इतना ज्यादा दूरी पे है ना, हम लोगों से बच्चों इतना ज्यादा दूरी पे है जिसका कोई लिमिट नहीं, ठीक है, जिसका कोई लिमिट नहीं। तो अब हम देखें, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो अब हम देखें कि हमारा ये ब्रह्मांड जो कि एक बिंदु में समाहित है, तो ये कैसे है। तो बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, इसका बड़ा वृहद इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बड़ा वृहद कॉन्सेप्ट है। मेरे पास इस बात का जवाब है, ठीक है। और इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया सर्वप्रथम, कि ब्रह्मांड जो है एक छोटे से बिंदु में समाहित था। उन्होंने
कहा कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था, ये ऐसे इन्होंने इतना बड़ा कहा, इस छोटे से बिंदु में समाहित था। और फिर इसी का क्या होता है, इसमें तापमान, दबाव, ठीक है, तापमान, दाब और इसका डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इसमें होता है विस्फोट। और ये जब विस्फोट होता है, भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को तब क्या बोला गया, महाविस्फोट, ठीक है। तो इसीलिए बिग बैंग, ठीक है। तो महाविस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के बाद से होता क्या है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति होगी, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस बनेंगे, हाइड्रोजन जो है हीलियम को बनाएगा, ठीक है। हीलियम जब बनेगा तो सन का निर्माण होगा। तो ऐसे बच्चों प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अब ये प्रमाणित कैसे होगा, तो इसका बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको उतने कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटी वाले क्लास की तरह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप अगर ये बात जानना चाहते हैं, ठीक है, या मुझसे कहा आपने कि सर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, ये बात ठीक है, बट आपने एक उत्सुकता बढ़ा दी है कि इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था और कहीं ना कहीं लगभग 75 से 80%, ठीक है, सहमत भी हुआ जा सकता है इस सिद्धांत से, ठीक है, कि पूरा ब्रह्मांड इस छोटे से बिंदु में था। तो सर कैसे इस बात को आप जो है प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहा कि सर प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, तो मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा और समझा के तब उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा कि कैसे जॉर्ज लेमेंटेयर, ठीक है, और रॉबर्ट वेगनर दोनों ने इस सिद्धांत की पुष्टि कर दी, ठीक है, इस सिद्धांत को मान्य कर दिया। कैसे किया इस बात को तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। वरना आप इंटरेस्ट न लो, ठीक है, आपके एग्जाम से इसका कोई रिलेशन भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बस अगर पूछना है तो ये डेटा पूछेगा, क्या पूछेगा, बिग बैंग सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर। बिग बैंग सिद्धांत जो है जिसको जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया, तो ये सिद्धांत सही है, यानी इसी तरह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये बात किसने बोला, मतलब इस बात की पुष्टि किसने की, तो रॉबर्ट वेगनर ने किया। तो ये आपसे तो पूछेगा, ठीक है, बट वो जो मैं कह रहा हूँ कैसे आखिर ये दोनों प्रूफ किए हैं, तो आपसे पूछेगा नहीं। मगर एक नॉलेज के लिए अगर आप जो है कमेंट में मुझे कहते हो कि सर बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ें तो यहां लिखेंगे कि बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं बच्चों महाविस्फोट। बिग बैंग सिद्धांत के जन्मदाता जॉर्ज जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर थे, ठीक है। तथा 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 बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत की, सिद्धांत की पुष्टि पुष्टि रॉबर्ट वेगनर ने, रॉबर्ट वेगनर ने की है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि रॉबर्ट वेगनर ने की है। तो वही मैंने बोला कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने बताया क्या, कि बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब ये निर्माण बिग बैंग के द्वारा हुआ है, इसको प्रमाणित भी कौन कर देगा, जॉर्ज लेमेंटेयर, ठीक है, सॉरी रॉबर्ट वेगनर। मतलब ये कि रॉबर्ट वेगनर ये बोलेंगे कि जॉर्ज लेमेंटेयर साहब ने ब्रह्मांड निर्माण का जो सिद्धांत दिया है बिग बैंग, वो एकदम सही है, ठीक है। यही मतलब हो गया पुष्टि करना।
पुष्टि करना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात हम लोगों की कवर हुई। ठीक है, अब हम लोग यहां देखें बिग बैंग के बाद अब हम लोग को क्या चीजें जाननी है। अब बिग बैंग के बाद बच्चों हम लोग को जानना है आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या है? ठीक है, तो हम लोग का अगला हेडिंग होगा, अगला हेडिंग आकाशगंगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? गैलेक्सी। ठीक है, आकाशगंगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। गैलेक्सी। आज क्लास बच्चों बहुत ज़्यादा हो गया ऑफलाइन का, तो बार बार मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, तो आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्या है बच्चों? आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन जो है ना, उसी का एक, हाइड्रोजन गैस जो है उसी का एक बहुत बड़ा बादल होता है, क्लाउड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक पूरा क्लाउड रहेगा। तो यही जो हाइड्रोजन गैस हैं, तो इन्हीं हाइड्रोजन गैसों के संचयन यानी कलेक्शन से, ठीक है, निर्माण किसका होगा? आकाशगंगा का। ठीक है, तो जब, ध्यान रखना, जब आकाशगंगा का निर्माण होगा, तो जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी ना, जब निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? शुरू होगी। तो जब शुरू होगी, तो शुरू होते ही हम उसको क्या बोलते हैं? निहारिका, यानी आकाशगंगा अभी हम उसको नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? निहारिका। निहारिका। अब क्या होगा? निहारिका क्या है? जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, ठीक ना, बच्चा रहता है, तो वो छोटा जब रहता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी हो, ठीक है, जब माँ के गर्भ में है, तो क्या उस बच्चे को बोलते हैं? बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, तो वैसे ही आकाशगंगा का जब निर्माण होता है, तो वो, उसको हम बोलते हैं निहारिका। और निहारिका क्या है? भ्रूणीय अवस्था का संकेतक या घोतक। ठीक ना, तो भ्रूणीय अवस्था का घोतक है निहारिका। ठीक है, तो आकाशगंगा का जब निर्माण होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निहारिका। और जब यही निहारिका पूरा अपने वृहद रूप में आ जाएगी, यानी संतान का जन्म हो गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है, हम लोग की तरह हो गया, तब उसको हम क्या बोलेंगे? आकाशगंगा। ठीक है बच्चों, तब उसको हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। और हमारे इस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं बच्चों हैं कितनी? तो मैंने क्या बताया? 100 अरब से ज्यादा क्या है हमारे ब्रह्मांड में? आकाशगंगा है। ठीक है, तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, इससे ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। तो हमारा, ठीक है बच्चों, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसका नाम क्या है? ठीक, अब ये बच्चों आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप इस वीडियो को अगर आज देखते हैं, तो कल जब मेरी क्लास होगी, तो क्लास मैं जब लूँगा उसके पहले आप कमेंट में मुझे इसका आंसर दे देना कि हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा के अंदर स्थित है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज ऑफलाइन की क्लास मेरी ज़्यादा रही, उसकी वजह से मैं क्लास को अब थोड़ा और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास को हम जो है अब छोड़ रहे हैं। आप लोग आंसर देना कमेंट में मुझे, और देखते हैं कि इसका आंसर सही रहता है, और फिर जो है क्लास को आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगा, और पूरा सोलर सिस्टम वगैरह हम लोग कल देखा जाएगा। काफ़ी यूनिक यूनिक सौरमंडल जो हमारा है सोलर सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन होंगे, और प्लूटो वगैरह जो है उससे काफ़ी एथेंटिक डेटा आपको मिलेगा, काफ़ी यूनिक आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग मिलते हैं। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को आप प्रयास करना कि अगर आप वीडियो इस समय देख रहे हो, तो आप कमेंट में, ठीक है, कैसे भी जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आप पता कर लो, पता करके कमेंट में आप मुझे लिख के भेजो। ठीक है, जो भेजोगे मैं देखूंगा, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आंसर सही है। और बाकी जब मैं कल अपना वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो उसमें मैं इस बात को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है।